प्लीज डैड, मुझे कुछ और करना है। आई नो हमारा फैमिली बिजनेस काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, आपके दादाजी ने काफी मेहनत करके इसे यहाँ तक लाए हैं, बट मुझे कुछ स्केलेबल करना है, प्लीज डैड। वेल हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोइज मास्टर एंड ये बात मैंने अपने फादर से कुछ 12 साल पहले कही थी। आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एलिस्टर इक्विपमेंट्स एंड रेस्टोरेंट डॉट स्टोर। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ये मेरी लाइफ जर्नी है, और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि कैसे स्कूल में मैंने जो एक पोएम सीखी थी उसने मेरी लाइफ को कैसे शेप किया है, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय टू अ बिग सिटी एंटरप्रेन्योर। सो लेट्स गेट बैक टू द फ्लैशबैक। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन जलगांव, डिस्ट्रिक्ट टाउन इन महाराष्ट्र। मैंने अपने कॉलेज के कुछ साल मुंबई से किए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपोजर, एंड साथ साथ में मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी किए इन कंपनीज लाइक ओनिडा एंड रिलायंस। मैं स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपकी एज है, आप पढ़ने के साथ साथ सीखो भी। यानी सिर्फ जो किताबें सिखा रही है इतना इनफ नहीं होता है, इसके साथ अगर आप छोटे शहर से हो तो बड़े शहर में जाकर सीखने की कोशिश करो, साथ में पार्ट टाइम जॉब कीजिए, ताकि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा। ये एज में जो सीखते हैं हम लोग वो हमें पूरी लाइफ काम आता है। सो कमिंग बैक टू माई जर्नी, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर मैं वापस जलगांव चला गया अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने। मुझे अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना था, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस थी। इसके कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न कि ये हमारे टाउन में काफ़ी पॉपुलर था और प्रिटी एस्टेब्लिश था, हमारा एक रिटेल स्टोर्स था। दूसरा रीज़न, आई वॉज द फोर्थ जनरेशन टू ज्वाइन द बिजनेस, एंड थर्ड रीज़न इज आई वॉज द ओनली सन। तो ऐसा बिल्कुल सबने यही सोच लिया था कि इसे यही करना है, और मैंने कई साल तक अपने बिजनेस में पूरी जान लगाकर काम किया। उस पीरियड में मुझे जो अपने दादाजी से, जो अपने पिताजी से सीखने मिला, ये मैं कितने भी पैसे देता था शायद मुझे कोई MBA या कोई बिजनेस कोर्स सिखा नहीं पाता था। जो बिजनेस करने का स्टाइल, जो एथिक्स, जो ऑनेस्टी, ये सब हमें अपनी फैमिली से मिलती है। वो चीज़ें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो इनवैल्यूएबल होती है। पर मेरे सपने बड़े थे। मैंने उस टाइम पे एक नया वर्ड सीखा था, स्केलेबिलिटी। मैं हमेशा अपने फादर से ये कहता था, डैड हमारा बिजनेस स्केलेबल नहीं है, हम लोग वॉक इन कस्टमर्स के भरोसे है, मुझे कुछ स्केलेबल करना है। डैड पूछते क्या करेगा? अब मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो चल रहा था उसी को चलने दे रहे थे। स्कूल में 5th ग्रेड में एक कविता जो मैंने सीखी थी, वो कविता काफ़ी हद तक मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। उस टाइम से मैं उन शब्दों से इंस्पायर था। सोहनलाल जी द्विवेदी द्वारा ये कविता लिखी गई थी, और जब भी मैं ये सोचता था कि जो है वो अच्छा है, क्यों हाथ पैर मार रहा है, क्यों कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उनकी पंक्तियां याद आती थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं इतना इंस्पायर हो जाता था, मैं फिर से कोशिश में लग जाता था। इस बार ये कोशिश चल रही थी कि कुछ नया बिजनेस ढूंढेंगे जो स्केलेबल हो। मैं मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कुछ लोग, उनसे मिला, डिस्ट्रीब्यूटरशिप से मिला। मैं इनफैक्ट चाइना भी चला गया, वहाँ से एक छोटा मोटा शिपमेंट भी इंपोर्ट किया, पर मैं वो बेच नहीं पाया। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं एक दिन अपने मॉम डैड के साथ बैठ के यही कुछ बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहा था, तब मेरे फादर ने मुझे एक बात कही कि तू बिल्कुल ही नई चीज़ क्यों देख रहा है? हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है जो हम बेचते हैं, इतनी स्ट्रीम्स है, इसी में से कुछ सिलेक्ट कर और इसको हम रिटेल करते हैं, उसको होलसेल कर, मैन्युफैक्चर कर, इसी को आगे बढ़ा। कम से कम तुझे उस प्रोडक्ट की नॉलेज तो होगी, जीरो से क्यों स्टार्ट करना है? ये बात मुझे समझ में आ गई। मैंने अपने ही बिजनेस का एनालिसिस करना शुरू किया, और मैंने देखा कि हमारे पास में रेस्टोरेंट के कस्टमर्स बहुत थे, एक कस्टमर बेस सेट था। मैंने इसको और स्टडी किया और देखा कि कोई ऐसी शॉप नहीं थी जो जहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट मिले। एक ओनर को काफ़ी जगह जाना पड़ता था अलग अलग सामान लेने। चलो आइडिया मिल गया, एक ऐसी शॉप शुरू करेंगे जहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट का सारा सप्लाई मिले। अब आइडिया तो स्केलेबल भी था और मुझे इसकी काफ़ी कुछ हद तक नॉलेज भी थी, बट कहते हैं ना, सिर्फ आइडिया काम नहीं आता है, एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं अपने डेली लाइफ में इतना व्यस्त था कि मैं अपने सपने को खुद ही टालते गया। फिर एक इंसिडेंट हुआ, एक हादसा हमारे साथ हुआ, हमारे शॉप में आग लग गई और एक ही रात में 80% माल हमारा जलकर राख हो गया। अब दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम फिर से इसे ठीक करने में लग गए। एक फीलिंग आती रहती थी कि यार अच्छा खासा आगे बढ़ गए थे, ऊपर चढ़ गए थे, फिसल के नीचे गिर गए। इस टाइम मुझे फिर से उसी कविता की ये पंक्तियां याद आई। चल नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है, कोशिश उसकी हर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने बोला यार चींटियों को तो मैंने भी गिरते देखा है, चढ़ते देखा है, क्यों फिर हम क्यों रुक जाए, हमें भी तो आगे बढ़ना है और बड़ा करना है। तो मैंने इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए सोच लिया। अब आप एक देखेंगे कई सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी, तो एक चीज बहुत कॉमन है कि इनकी जिंदगी में जब भी कोई आपदा आई है, उन आपदाओं को उन्होंने अवसर में बदला है। वो चीज मुझे भी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी थी, जिन जिन के बारे में मैंने देखा था। मैंने सोचा चलो हमारी लाइफ में भी आपदा आई है, इसको अवसर में बदलते हैं। और कैसे इस चीज को सिर्फ ठीक करने में, वो उसको अपॉर्चुनिटी कैसे बोलेंगे, यानी ऐसा समझ लीजिए, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके हाथ से मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गया। अब इसके 3 अप्रोच होंगे। एक कोई बोल सकता है अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा नुकसान हो गया। दूसरा बोलेगा चलो टूट गया कोई नहीं, नया स्क्रीन लगा लेते, रिपेयर करते, फिर से जाते वहाँ आ जाएंगे। तीसरा ये बोलेगा कि मैं चलो बहुत टाइम से नया फ़ोन लेना था, इसको अभी अपग्रेड करता हूँ, नया फ़ोन ले लेता हूँ। अब निजी जिंदगी में इसे फिजूल खर्ची बोल सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस में इसे स्मार्ट डिसीजन कहा जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक बिजनेस में हम लोग पूरा टाइम व्यस्त रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपग्रेडेशन के बारे में सोचे। तब ऐसी कोई चांस मिलता है हमें, तो हमें अपग्रेड कर लेना चाहिए। मैंने भी फिर मेरे मन में साहस भर के मेरे फादर से एक बार बात कर ही ली फिर से कि डैड देखिए अब ये बिजनेस को हम वापस से खड़ा कर रहे हैं, एक काम करते हैं, 2 बिजनेस करते हैं। मैं जो हमेशा से मैंने जो रिसर्च कर रखी है, मैं अपने एक रेस्टोरेंट के लिए एक अलग स्टोर खोलता हूँ और ये बिजनेस आप चला लो। इस बार मेरे फादर ने मेरी बात मान ली, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं बोला चलो बहुत अच्छा। अब इस मोड़ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि एक फादर और एक सन का जो रिलेशन होता है, खास करके जब एक बेटे को कुछ बिजनेस करना है या कुछ नया करना है, उस टाइम पे वो अपने फादर से जब अप्रूवल मांगता है, तो ये वो वैसा अप्रूवल नहीं है कि भाई उसे कुछ जरूरत है अपने फादर से, उसे फाइनेंशियल जरूरत है या कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, वैसा नहीं होता है। ये एक इमोशनल अप्रूवल होता है। तो इमोशनल अप्रूवल क्यों हमें ऐसा चाहिए कि हमारे फादर हमारे इस आइडिया को अप्रूव करें, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होता है। तो हम बच्चों से जिनको अपने फादर से कुछ, बेटों से बेटियों से, अपने पेरेंट्स से जो कुछ मनवाना चाहते हैं, मैं उनसे ये हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा, आप अगर समझते हैं कि आपकी बात गलत नहीं है और उन्होंने नहीं अप्रूवल दिया है, तो आप फिर से ट्राई कीजिए, दूसरी बार पूछिए, तीसरी बार पूछिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं उन फादर से, आज मैं भी एक फादर हो चुका हूँ, मेरा भी बड़ा बेटा अब टीनेज में आ चुका है, उन फादर से भी ये कहूंगा कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। आज अगर कोई मेरे कुछ पहचान वाले मेरे दोस्तों में भी मैंने देखा हुआ है, बहुत से लोगों में एक पोटेंशियल था, लेकिन बस ये एक अप्रूवल ना मिलने की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो चलिए मैं मेरी जर्नी पे फिर से आता हूँ। मैंने एक शॉप शुरू की, बहुत मेहनत की, पूरा सेटअप किया, एक रेस्टोरेंट में लगने वाली सारी चीज़ें वहाँ बेचने लगा। खुद शुरू करने के बाद में मैं हर रेस्टोरेंट से जाके मिलता था, मुझे किचन सेटअप के काम मिलने लगे, मैं अलग अलग शहरों में जाके किचन सेट करने लगा लोगों के लिए। आज मेरे पास में हज़ारों कस्टमर हैं, लेकिन उस टाइम पे एक एक कस्टमर जोड़ने के लिए मैं कभी 100 किलोमीटर, कभी 500 किलोमीटर, कभी 1000 किलोमीटर भी ट्रेवल करता था। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, हमें इस चीज़ से हार मानना ही नहीं चाहिए। नए बिजनेस को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। कुछ दिन हुए कि और एक आपदा सामने आ गई। अब
जो जो शॉप मेरी थी उसका लैंडलॉर्ड आ गया और बोला कि आपको ये खाली करनी पड़ेगी। बिजनेस शुरू करने से 6 महीने हुए थे और उसने मुझे कह दिया खाली करनी पड़ेगी। पर द्विवेदी जी की कविता हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। उन्होंने कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये एक लहर आई तो कोई नहीं, नौका तो हमारी चलेगी। मैंने आपदा में अवसर का फिर से एग्जाम्पल सेट किया और सोचा कि अब अपग्रेड क्या करें। कोई और होता था तो आसपास शॉप लेता था और वापस से अपना बिजनेस शुरू करता था। मैं बोला नहीं, वापस से एक अवसर मिला है, चलो अपनी नौका को अब तालाब से निकाल कर समंदर में ले जाए। वैसे भी मुझे शहरों में से ज़्यादा बिजनेस मिल रहा था। मैंने सोचा कि चलो किसी बड़े शहर में शिफ्ट होता हूँ, बिजनेस रिलोकेट कर देता हूँ। मैंने ये डिसीजन लिया, मैं पूना की ओर चल पड़ा। साथ साथ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ में आ गए। अब यहाँ पे एक वाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बिजनेसमैन की लाइफ में। आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे फादर ने या मेरे वाइफ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ खड़े रहकर आपके सामने बोल भी नहीं रहा होता। मैं पूना शिफ्ट हुआ, वहाँ पर ऑलरेडी काम किया था, रेस्टोरेंट्स का अच्छा काम चल रहा था, पर मुझे ये पता चला कि यहाँ पे बेकरी मशीन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बेकरीज बहुत है। अब मैं चाइना भी गया था तो मुझे ये पता था कि चाइना एक मार्केट लीडर है बेकरी मशीन्स में। उस ज़माने में तब सब जगह चाइना से ही बेकरी मशीन्स जाती थी, पर चाइना से ऑलरेडी एक बार माल ला चुका था, असफल हुआ था। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर से कैसे उसी चीज़ को करें। उस टाइम पे फिर से द्विवेदी जी की ये बात मुझे याद आई कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, विचार करो। और ये चुनौती मैंने स्वीकार की। बोला चलो क्या कमी रह गई थी इसके ऊपर देखा। मैंने समझा कि मैं पहले रैंडम प्रोडक्ट लाया था, अब मैं टारगेट करके उस क्लाइंट्स के लिए वही प्रोडक्ट्स लाऊंगा जो मैं रिसर्च करके गया हूँ। मैं फिर से चाइना गया और मैंने वहाँ पे अपने पूरे नॉलेज को यूज़ करके ऑर्डर्स दिए, एडवांस दिया और आ गया। अब सब स्मूथ चलना चाहिए था, लेकिन लाइफ इज़ नेवर फेयर। जब मेरा वहाँ ऑर्डर रेडी हुआ, मैंने अपने एजेंट को बाकी का पैसा भेजा। मेरे पास तो कैपिटल उतना था भी नहीं। मैंने कम्युनिटी से लोन लेकर अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पैसा भेजा और वो एजेंट मेरा पैसा लेकर भाग गया। अब मुझे खाली हाथ छोड़ गया। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने भी ये सोचा यार कितनी बार डुबकी लगाऊंगा और खाली हाथ आऊंगा। अब तो नहीं। अब पहली बार मैंने इंपोर्ट किया था उस टाइम पे मुझे मेरी मॉम ने अपनी ज्वेलरी दी थी कि ले बेटा इसको बेच के अपना सपना पूरा कर। दूसरी बार कम्युनिटी ने मुझे हेल्प की कि चलो बिजनेस करो, पैसा कमा के वापस कर देना। असफलता कितनी बार होगी? नहीं होगी। हमें हर चीज का कहते हैं ना कि एक एग्जाम में अगर एक बार फेल हुए तो ठीक है, दूसरी बार अपीयर करेंगे। दूसरी बार फेल हुए, वो भी मेहनत करने के बाद, तो आदमी में जोश डबल हो जाता है कि नहीं इस बार अब तो मैं इसे क्लियर करके ही रहूंगा। यही हालत मेरी भी थी। मैंने बोला अब तो सफल होके ही रहना है। और उसी कविता की पंक्तियां थी कि जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मैंने कहा अब तो नींद चैन त्यागो। पूना आ चुका था, मार्केट बढ़ा था, बड़ी मेहनत की, जिनका पैसा था चुकाया, फिर से पैसा जुटाया और मुझे 9 महीने लगे, लेकिन मैंने उसी कंपनी में वापस से वही ऑर्डर प्लेस किया। इस बार माल आया। सिर्फ 10 दिन लगे मुझे वो पूरा के पूरा कंटेनर बेचने के लिए, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करके रखी हुई थी उस बारे में। और 1 महीने के अंदर अंदर तो मैंने नया ऑर्डर भी लगा दिया और यही सिलसिला मेरा चलता रहा। मेरे 1 साल के बाद मैंने अपने फादर से कहा कि डैड अब काम बढ़ गया है, मेरे से अकेले हैंडल नहीं होगा। उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, मेरी बात का मान रखा। वहाँ का सारा बिजनेस उनकी लाइफ वाइंड अप करके वो मेरे साथ आ गए ताकि हम लोग अब इस फैमिली बिजनेस को अलग लेवल पे ले जा सके। आज मुझे पूना में 10 साल हो चुके हैं। जहाँ मैं 200 स्क्वायर फीट से ऑपरेट करता था, आज मेरे पास 20,000 स्क्वायर फीट है और मुझे आज वो भी कम पड़ती है।
मेरी कंपनी एलिस्टर इक्विपमेंट मार्केट लीडर है हमारी इंडस्ट्री में, और मैंने हज़ारों रेस्टोरेंट्स के लिए उनके किचन सेटअप किए हैं, बल्कि लाखों बेकरी मशीन्स भी आज तक बेच चुका हूँ। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने फैमिली बिजनेस को दुगना नहीं, चौगना नहीं, बल्कि 30 टाइम्स ग्रो किया है। और मैं यहाँ रुकने नहीं वाला हूँ। मैं अपनी टीम के लिए, अपने आगे के जनरेशन के लिए, अपने देश के लिए और आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। और द्विवेदी जी की आखिरी 2 पंक्तियों पे मैं अपनी बात को एंड करूँगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू।